हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2025 के लिए किस प्रकार से आप इकोनॉमी की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, नया साल की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा टाइम पीरियड है जब बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर लेते हैं कि भैया जनवरी आ चुका है, मई में एग्जाम है, थोड़ा प्रीलिम फोकस तैयारी की जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ रिपीटर्स हैं वो भी दोबारा से यहाँ पर इस एग्ज़ाम की तैयारी में दोबारा जुट जाते हैं जनवरी आने पर। तो आज के सेशन में हम थोड़े उसी तरीके के जो डाउट्स रहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है या कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, तो वही थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं देना चाहता। देखिए, हर एक एस्पिरेंट का अपना तरीका रहता है चीज़ों को पढ़ने का, समझने का, रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का, राइट। उनकी अपनी ही एक स्पीड रहती है, अपनी कंसिस्टेंसी रहती है। बट हाँ, एक जनरल लेवल पे जरूर हम समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कि ये तो चीजें करनी ही करनी है। ऑलराइट, चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक सिंपल सा आपको ये इमेज दिखाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम सिर्फ ये आइडिया लगाना चाहते हैं कि भैया इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो काफी इजीली आप देख सकते हैं कि मैंने ज्यादा पीछे नहीं गया, 2019 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, राइट, तो ऑन एन एवरेज 15 सवाल तो हमारे बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी रहते हैं भैया जिनको डाउट रहता है कि इको स्किप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो पर्टिकुलर टेबल है, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये जो पर्टिकुलर बार्स हैं, इनके बेसिस पर आप काफी इजीली समझ गए होंगे कि भैया स्किप तो नहीं किया जा सकता, कि डेफिनेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी ही स्किप कर देंगे, 15 सवाल ही वहां पर छोड़ देंगे, तो कहां कट ऑफ आप क्लियर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं इसी बेसिस पर हम यही समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हमारे यहां पर आते हैं, दैट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट, जिसमें नेशनल इनकम जैसे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, राइट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, राइट, तो वो भी अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में जाया जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं रहता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम देखते हैं कि कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं और फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, राइट। तो ऐसी टर्म्स जरूर आपको पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम से रिलेटेड आपके जितने भी जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। एंड फिर एक बहुत ही क्रूशियल जो पिलर है पूरी इकोनॉमी का, जिससे बहुत सारे सवाल पिछले सालों में देखने को मिले हैं, दैट इज द बैंकिंग, राइट। कि राइट फ्रॉम द किस तरीके से हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर की शुरुआत की गई, किस प्रकार के रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए गए, एंड उसके बियॉन्ड जाते हुए फिर टेक्निकल डिटेल्स भी हमें यहाँ पर कवर करनी पड़ती हैं कि भैया आरबीआई द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज के बेसिस पर काम किया जाता है, राइट। तो बैंकिंग एक बहुत ही हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही हॉलिस्टिक आपका मॉड्यूल है, जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आप इसे पढ़िए अच्छे से। जाहिर सी बात है थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो मैं इस चीज को ये नहीं कहूंगा कि हाँ जी बहुत इजी है, राइट। आपको समय लगेगा, तो वो समय डालना भी पड़ेगा, वो एफर्ट डालना भी पड़ेगा अगर आप वहां पर रिजल्ट भी चाहते हैं। ऑलराइट, फिर हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स की और बात करें तो हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर एंड मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा ही है, राइट, कि एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल भी वहां पर आ रहे हैं। उसके अलावा करेंसी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड हमने पहले भी नीर रीर का सवाल आया, एक बाउंसर सवाल वहां पर यूपीएससी ने डाल दिया। उसके बाद से सभी लोग नीर रीर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर चुके हैं, राइट। फिर वही बात आती है फाइनेंशियल मार्केट्स की। फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें इस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करना है कि जहां हम ट्रेडर बन जाएं, है ना, कि हम ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। बट मेरा एक बहुत सिंपल सा एक ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, कि आपको इसमें कोई महारत हासिल नहीं करनी है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरीके से काम करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि आप बिल्कुल रेशोज में जाके घुस जाएं और वहां पर समझने लग पड़े कि भैया किस तरीके से कौन सा स्टॉक आपको चूज करना है। बट हाँ, ये जरूर है कि इस तरीके का सिस्टम सेबी द्वारा यहां पर रखा गया है। जैसे ग्रेड सर्वेलेंस मेजर क्या है भैया, जीएसएम, एक बेसिक्स आइडिया होना चाहिए आपको। डीप डिटेल में नहीं जाना कि भैया अच्छा ग्रेड सर्वेलेंस मेजर के
फेज 4 में क्या होता है, नहीं, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस समझना है कि अच्छा ये पर्टिकुलर जो स्टेप्स हैं ये सेबी द्वारा क्यों लिए जा रहे हैं। वहीं बहुत सारे जो फाइनेंशियल टूल्स हम मार्केट में देखते हैं कि भैया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीओ किस तरीके से काम करता है, एफपीओ का क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट्स एंटाइटलमेंट किसे कहा जाता है, तो इन टर्म्स की नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। और हमने ये चीज देखी भी है कि सवाल भी उन्हीं पैरामीटर्स पर पूछे जाते हैं और वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। ऑलराइट, फिर आती है बात यहां पर एग्रीकल्चर एंड पब्लिक फाइनेंस। देखो, एग्रीकल्चर मेंस पर्सपेक्टिव से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, राइट, मेंस पर्सपेक्टिव से हमें काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसके स्किप कर दीजिए, राइट, आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी एंड वैसे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि भैया क्वेश्चंस की आपस में इंटरलिंकेजेस क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ समय पहले ही एक फर्टिलाइजर पे सवाल आया था जहां पर उसकी इंटीग्रेशन साइंस एंड टेक के साथ की गई थी, राइट। तो ये इंटीग्रेशंस आप तभी समझ पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जो आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। एंड सिंस हमारे देश की पॉपुलेशन यार इतना ज्यादा इस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको पढ़ने में कोई हज तो नहीं होना चाहिए, कोई हमें वो संकोच नहीं होना चाहिए कि हमें इसे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली हमें एग्रीकल्चर को भी कवर करना चाहिए क्योंकि आपके मेंस में भी काफी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक फाइनेंस, सवाल का जो नेचर है वो लिमिटेड देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं जो सरकार का जो नेचर है कि सरकार किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, सरकार किस तरीके से यहां पर बजट लेके आ रही है, कौन कौन से उनके फोकस एरियाज हैं, जिसके बेसिस पर आप थोड़ा ये भी समझ सकते हैं कि जी हाँ हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस बेसिस पर हमें पब्लिक फाइनेंस भी कवर करना चाहिए। एंड पब्लिक फाइनेंस में मैं आपको एक चीज बहुत सिंपल सी कहूंगा कि जब भी हम बजट की बात करते हैं, बजट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, राइट, तो हम कई बार बहुत ज्यादा डीप डाइव चल जाते हैं। अगेन वही जो समस्या रहती है कि हमें लाइन ऑफ रेलेवेंस ड्रॉ करना बहुत जरूरी है कि जी हाँ इतना तक ही हमें यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है ना कि कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है, हम जितना मर्जी पढ़ लें, राइट, बट उसको रिटेन भी तो करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तभी तो जाके वहां पर कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, है कि नहीं। तो उस केस में पब्लिक फाइनेंस के केस में सिंपल सा आपको सजेशन नहीं देना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है, टैक्सेशन किस तरीके से लगाई जा रही है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है, ये बेसिक बेसिक जो चीजें ये जरूर पढ़े। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिल रहा है, खासकर जब बजट आएगा तब तो बिल्कुल भी उसे स्किप नहीं करना है, चाहे सवाल आए या ना आए। एक अंडरस्टैंडिंग, एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस एग्जाम को क्लियर भी यहां पर कर पाएंगे। वो कट ऑफ की जो लक्ष्मण रेखा है तभी उसे हम वहां पर निकाल पाएंगे। ऑलराइट, फिर आती है एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात, जिसमें हम कहते हैं कि भैया अपने सवाल यहां पर नहीं पूछे जाते, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट पिछले साल या उससे पिछले साल की बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सवाल वहां पर देखने को मिला, सीएसआर के ऊपर, राइट, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड वहां पर सवाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट्स का कॉम्बिनेशन डाल के इनविट्स पे सवाल वहां पर डाल दिया गया, राइट। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगेन यहां पर होनी जरूरी है। बट जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वी हैव अ होल लॉट ऑफ सेक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड। आपका रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, एविएशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, आपका वाटरवेज या शिपिंग की बात कर लेते हैं हम, एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके मेंस में बहुत हेल्प करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडिया का फोकस है विकसित भारत डेवलप करना 2047 तक, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी भी उन लाइंस पर सवाल आपसे पूछ सकता है, तो हम इसे भी स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। देखो, अगर लग रहा है समय बिल्कुल नहीं है ना, ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स में आपका समय बहुत ज्यादा लग चुका है, तो उस केस में शायद आप फिर भी इस ऑप्शन को यहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सवाल आ गया तो फिर तो वो रिस्क वहां पर लेना पड़ेगा, बट मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी अच्छे से कवर करें, खासकर करंट अफेयर्स तो जरूर कवर करें, ताकि अगर आपको सवाल वहां पर करंट अफेयर बेस्ड आ जाए तो आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज रहे जिसके बेसिस पर आप उसको आंसर भी कर पाए। ऑलराइट, ये तो रही बात कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। अब यहाँ पर शायद आपके मन में कुछ ना कुछ बात आ सकती है कि सर ने तो ये नहीं बताया कि भैया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर कीजिए, वो भी जरूरी है, वो आपके मिसलेनियस कंपोनेंट्स में है। बहुत सारे सवाल हमें बाउंसर्स भी देखने को मिलती हैं इकोनॉमी में। तो मैं एक चीज पहले से कहता आ रहा हूं, अभी भी यही चीज कहूंगा कि प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम है ना, इसमें आपको कोई महारत हासिल नहीं करनी कि आपको 150 नंबर चाहिए, 140 नंबर चाहिए, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, राइट। एंड कट ऑफ क्लियर करनी है उस बेसिस पर, ताकि आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट करें, ऐसा ना हो कि आपके नेगेटिव ज्यादा हो जाए, आपको ज्यादा भी अटेम्प्ट यहां पर नहीं करने हैं, राइट। तो ऐसे अगर बाउंसर सवाल आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेना वहां पर यही रहेगा कि आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर दें, राइट। अब
फिर एक मन में डाउट आता है, खासकर जो फ्रेशर्स रहते हैं कि सर पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन स्किप करना है या इसको अटेम्प्ट करके ही करके आना है। देखिए ये जो पूरा खेल है ना कि प्रीलिम्स के पेपर हॉल में बैठकर कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस किस चीज़ की? पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज के बिना ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीवाईक्यूज के बेसिस पर आप असेस कर पाओगे कि अच्छा हाँ यार 2022 में इतने लेवल के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिले, कट ऑफ का लेवल इतना था, तो मतलब हमें उस हिसाब से अगर बहुत लेवल हाई होता हुआ देखने को मिलता है तो हमें उतनी ही लिमिटेड वहां पर अटेम्प्ट्स रखने हैं, है ना, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने ताकि नेगेटिव वहां पर हो जाए, और जो चांस बनता भी हो, है ना, कट ऑफ क्लियर करने का बेस्ड ऑन द करेक्ट आंसर्स, वो भी हमारे हाथ से चला जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, खासकर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े, राइट, तो उससे पहले डेफिनेटली यहां पर आप कोशिश करें कि आपके वो जो पर्टिकुलर पीवाईक्यूज ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रिलेटेड वो भी कवर होते रहें, राइट। ये तो रही बात इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में। अब सिंस एग्जाम डेट हमारी 25 मई की है, तो ऑन एंड ऑफ मैं कह सकता हूं कि चलो हमारे पास 130 से ज्यादा दिन यहां पर अवेलेबल है, ठीक है जी, कि अगर आप 2-4 दिन लेते हैं थोड़ा जोन में आने के लिए भी, बट मैं तो नहीं कहूंगा, इट्स आइदर डे 1 और 1 डे, राइट। तो 1 डे करोगे कि अच्छा हाँ किसी और दिन शुरुआत करेंगे तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। डे 1 खुद से ठान लोगे कि हाँ यार आज ही शुरुआत करनी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है इनिशियली कि उतना मोमेंटम नहीं बन रहा, बट कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तो बिल्कुल आज ही से अपना डे 1 मान लीजिए, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 130,000 दिन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ चलो आप इकोनॉमी को 18 से 20 दिन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है जी, जिसमें आपको चीजों को कवर करना है, पढ़ना है, साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ भी इंटीग्रेशन यहाँ पर चाहिए, राइट। अगर वैसे ही हम बाकी सब्जेक्ट्स को देखें, अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऑन एन एवरेज 90 से 100 दिनों में यहाँ पर कवर कर लेते हैं, तो बाकी के जो आपके 30 दिन है उसमें आप मॉक्स दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। बट ये जो पर्टिकुलर सेशन हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को कितना समय आप यहाँ पर दे सकते हो, राइट। तो बेसिकली मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए कहा कि चलो आप 3 दिन दे दीजिए, इनिशियल का समय रहता है, थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, तो इसी चीज को फैक्टर में लेते हुए हम 3 दिन यहाँ पर इसके लिए मान लेते हैं। मैंने बैंकिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है भैया समय लगेगा, बहुत सारी चीजें पढ़ने को हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन वहां पर समझने को है कि भैया आरबीआई किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, क्या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या गोल है, कौन कौन से टूल्स उनके पास वहां पर अवेलेबल है। सिमिलरली एक्सटर्नल सेक्टर मोस्टली आपका करंट अफेयर डोमिनेटेड हमें देखने को मिलता है, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के ऊपर बिल्कुल पकड़ रखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी मैं 2 दिन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, कंसिडरिंग कि आप दिन में भैया 7 से 8 घंटे वहां पर एटलीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, राइट। उसके अलावा एग्रीकल्चर, हालांकि सवाल उतने देखने को नहीं मिलते, बट मैं चाहता हूं कि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रहे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो उस केस में आपको एग्रीकल्चर डेफिनेटली कवर करना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस में इसमें बजट का कंपोनेंट भी ऐड करके 2 दिन का समय आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए कह रहा हूं कि आप एटलीस्ट इसको यहाँ पर दीजिए। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको होलिस्टिकली कवर करना है तो उस केस में डेफिनेटली 3 दिन का समय तो आपको लग ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपका समय नहीं है, आप बहुत ज्यादा क्रंच में यहां पर चल रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स आपका बहुत समय ले रहे हैं, जैसे कि एनवायरमेंट एंड पॉलिटी बहुत क्रूशियल है, स्कोरिंग देखने को मिलते हैं, स्किप नहीं कर सकते, राइट। तो उस केस में शायद आप इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को वहां पर स्किप करने का सोच सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेटली इसको भी कवर करें। यू नेवर नो यूपीएससी किस तरीके से यहाँ पर सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जो पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज से हम ये आइडिया जरूर ला सकते हैं कि अच्छा सवाल इस तरीके के पूछे गए हैं, राइट, बट कहीं ना कहीं पैटर्न में किस तरीके से चेंज आए वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार 2024 में सवाल नहीं आया था तो 2025 में तो पक्का आ जाएगा, 2023 में सवाल नहीं आया था 2025 में पक्का आ जाएगा। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लगाना छोड़ दो, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि आप अगर होलिस्टिकली अपनी तैयारी करें, राइट, थोड़ा शिद्दत के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो डेफिनेटली जो आप कंटेंट वहां पर पढ़ेंगे उसको रिटेन भी कर पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसको और बेहतर रिटेंशन वहां पर मिलेगी। एंड डाउन द लाइन जाके जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो बहुत सारे जो आपकी पजल होती है ना, एक तरीके से हम सवाल देखते हैं, वो पजल फिर अपने पीसेज में फिट होना शुरू हो जाती है, राइट। बट उस केस में पहले कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए एंड प्रैक्टिस डेफिनेटली यहां पर चाहिए, राइट। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आप कहीं ना कहीं थोड़ा उस तरीके से कम समय लेके सिर्फ करंट अफेयर्स एटलीस्ट यहां पर जरूर कवर कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के, जो कि आप किसी मैगजीन को रेफर करते हैं, स्टडी आईक्यू की मैगजीन को रेफर करते हैं, तो वो भी आपके लिए यहां पर बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ऑलराइट, फिर आती बात बाकी के जो दिन बचे उसमें क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 दिन तो अभी बचते ही हैं, राइट, कि 3, 4, 7, 2, 9, 2, 11, 11 और 4 यहां पर 15 और 3, 18, 2 दिन बचते हैं।
मिसलेनियस जो आपके टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, राइट, आपके जो स्टैटिक कंपोनेंट्स है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनको आप थोड़ा सा कवर कीजिए, राइट। बट हाँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ जी, इनको तो स्किप मत करना यार, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, इसमें से सवाल वहां पर पूछा जा सकता है। ऑलराइट, अच्छा तो सवाल पूछा सकता है, वही मेरा ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए, आपके लिए ना बड़ा सिंपल सा एक होमवर्क मैं यहाँ पर यही छोड़ रहा हूँ कि जितने भी सवाल हम यहाँ पर देखेंगे ना, आप सभी के आंसर्स वहां पर प्रोवाइड करेंगे, कमेंट बॉक्स को यूज करेंगे और सभी के आंसर्स वहां पर अपने पेन डाउन कर देंगे, जितने भी सवाल आपको यहाँ पर देखेंगे। एक तरीके से पीवाईक्यू का रिवीजन भी हो जाएगा। बट मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इन क्वेश्चंस को यहाँ पर दिखाने का, कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट की जो मैं बात करता हूं, तो मैं चाहता हूं वहां पर आपके पास नेशनल इनकम से रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स हैं, राइट, जीडीपी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, राइट, पीएफसीई क्या होता है, जीएफसीई क्या रहता है, राइट, जीएफसीएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें तभी हम पढ़ पाएंगे, तभी रिटेन कर पाएंगे किसकी कितनी ज्यादा वेटेज है, जब हम उनको वहां पर एक बार गो थ्रू करेंगे। बिना गो थ्रू किए तो नहीं हो पाएगा कि आपको एकदम से कोई फैक्ट दे दे और आपको पता ही नहीं है भैया पीएफसीई क्या होता है, तो कैसे हम उस चीज को समझ पाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली आपको उनको चीजों को कवर करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के जो मीन्स है, फैक्टर्स हैं, वो भी हमें पता होना जरूरी है। जैसे सिंपल सा सवाल यहाँ पर 2024 में पूछा गया था कि भैया वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में बताओ कौन कौन सी आइटम्स किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर होना चाहिए, राइट। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो मेरा मेजर फोकस है, नेशनल इनकम जरूर आपको कवर करना है अच्छे से, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स हैं, राइट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वहां पर हमारा निकाला जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स वहां पर क्या कहते हैं, तो ट्रेंड्स के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। इस केस में ना मैं आपको एडवाइस करूंगा, इको सर्वे का आपके लिए अच्छा स्रोत बन सकता है, एक अच्छा आपके लिए सोर्स बन सकता है कि जहां से आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं, राइट। फिर वही आता है फैक्टर्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारे एनसीईआरटीज में भी कवर्ड है, ज्यादा डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इजिली यहां से भी कवर इन चीजों को कर सकते हैं। ऑलराइट, बट व्हेन इट कम्स टू अदर टॉपिक्स, जैसे हम बैंकिंग की बात करें, तो जी हाँ, थोड़े बाउंसर सवाल हमें देखने को मिले हैं, उस तरीके के सवाल हमें देखने को मिले हैं जहां पर थोड़ा ब्रेनर लगता है भाई, दिमाग लगता है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। वो चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएंगी। 2022 का सवाल है, 2022 में ही उस प्रकार की समस्या देखने को मिली, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, राइट, इन्फ्लेशन देखने को मिला, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने यहां पर अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू किए, उसी पे सवाल यहां पर डाल दिया गया। तो अगेन करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा किस प्रकार के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए होमवर्क है, जरूर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। बैंकिंग में अपार्ट फ्रॉम दैट स्टरलाइजेशन के ऊपर सवाल यहां पर देखने को मिला 2022 में, 23 में यहां पर सवाल था। बिल्कुल सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी में आपकी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस डिस्कस की जाती है, किससे लिंक्ड है, आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन से यहां पर लिंक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैंकिंग में बहुत ही एडवांस चीजें पता होनी चाहिए, भैया बेसिक भी कवर करना पड़े। इसीलिए मैं बैंकिंग को वहां पर 4 दिन देने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप उसको होलिस्टिकली अच्छे से कवर करें, उन सभी चीजों को वहां पर कवर करें। मेजर फोकस जो आपका बैंकिंग में होना चाहिए वो किस चीज के ऊपर, कि बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, क्या वर्किंग है, करेंसी, लीगल टेंडर हम किसे कहते हैं, इंडियन करेंसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सिंपल सा अगर सवाल मैं आपसे पूछूं कि भैया इंडियन करेंसी किससे बनाई जाती है, राइट, तो वो चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए, राइट। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जा सकते हैं, और ऐसा मत समझिए कि अब यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्चुअल सवाल ही वहां पर डालेगा, नहीं, फैक्चुअल भी हमें ट्रेंड वहां पर देखने को मिला है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आपके बहुत सारे टूल्स कवर होते हैं, रेपो से लेकर आपके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तक, उनके बारे में पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से डिजाइन की जाती है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके इंटेंडेड गोल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या वो गोल्स अचीव भी हो पा रहे नहीं हो पा रहे। एनबीएफसीज के ऊपर आरबीआई का बहुत ज्यादा फोकस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यू शुड नो कि भैया जो ग्रेड स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर बनाया गया था, स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क जो तैयार की गई थी, वो किस तरीके से तैयार की गई, क्या रोल यहाँ पर एनबीएफसीज अटेन कर रहे हैं, राइट। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम कर रही हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर 2024 में कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पर लाए गए थे कि लोन की वेटेजेस में कुछ कुछ चेंजेस लाए गए थे, तो सरकार दोबारा फोकस कर रही है कि भैया नहीं, उधार की जो क्रेडिट फ्लो है उसको यहाँ पर इंक्रीज करना है, राइट। पीसीए फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है, एंड सबसे बड़ी समस्या जो एनपीएस की हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बट अगेन एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सामने आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ कंसर्न्स रहते हैं कि चलो
जो बैंकिंग सिस्टम का एसेट है वो तो अच्छा है, चलो नंबर्स में अच्छा देखने को मिलता है, बट क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बैंक्स एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कर रहे हो कि जो ऑलरेडी डिफॉल्ट करने वाले एंटिटीज उनको दोबारा से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि एनपीए का नंबर देखने को ना मिले। तो एनपीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, क्या प्रोविजंस क्यों मेंटेन करने रहते हैं, एआरसीज किस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो ऑल इन ऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ बड़ा सिंपल सा है कि एटलीस्ट इन टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली एक अच्छी रीड देनी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है एंड प्रैक्टिस जरूर करना है। बिना प्रैक्टिस के आप जितना मर्जी ज्ञान यहाँ पर इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपको पता नहीं है कि उससे रिलेटेड सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है, वो बहुत ही एक मुश्किल टास्क आपके लिए होने वाला है, राइट। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। तो अगेन 2022 में जिस प्रकार का हमें करेंसी के एक्सचेंज रेट में चेंजेस देखने को मिले, अगेन वही कहानी है, रशिया यूक्रेन का वॉर, इन्फ्लेशन प्रेशर डेवलप हुए, कैपिटल फ्लाइट देखने को मिला, उसकी वजह से करेंसी के एक्सचेंज रेट में चेंजेस वहां पर देखने को मिले, तो उससे रिलेटेड सवाल यहां पर पूछ लिया गया, राइट। तो इन द एंड ऑब्जेक्टिव कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत आवश्यक है। अब वो अंडरस्टैंडिंग अगर हमें यहाँ पर डेवलप करनी तो उस केस में हमें जो बेसिक चीजें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा क्या है, खासकर जो आपके लिए 2023-24 का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। 24-25 का तो आपके एग्जाम से पहले शायद आ जाए, है ना, सरकार निकाल भी देती है पहले डेटा, इको सर्वे में भी आपको डेटा सेट्स मिल जाएंगे, या एटलीस्ट आपको उस समय के भी मिल जाएंगे कि जहां पर सरकार दिसंबर 2024 तक का डेटा वहां पर निकाल दे, राइट। करेंसी एक्सचेंज रिजीम किस तरीके से काम करती है, राइट। नीड ईयर का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि नहीं, ठीक है जी। एफटीपी 2023 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पर निकाली गई, न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स की टेपा एग्रीमेंट भैया वहां पर एफ्टा ब्लॉक के साथ वहां पर साइन किया गया, राइट। अब दोबारा से कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर आ रही है। समस्या किस तरीके की आ रही है कि एफ्टा में बिलोंग करता है हमारा स्विट्जरलैंड, अगर आपको पता हो एफ्टा ब्लॉक में, और जो हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस था उसे यहां पर खत्म कर दिया गया स्विट्जरलैंड द्वारा, बिकॉज उस प्रकार का नेस्ले के साथ हमारे केसेस में इश्यूज वहां पर देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स में वहां पर पाया गया कि चलो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ऑल इन ऑल अब अगेन हम जितना डीप डाइव जाएंगे उतना तो और हम चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इंटरलिंकेजेस क्रिएट करनी आनी चाहिए, राइट। ये सभी चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं अब जो नए ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर साइन हो रहे हैं तो वो भी आपको पढ़ने फिर उतने ही आवश्यक यहाँ पर रहेंगे, ऑलराइट। उसके अलावा अगर बाकी पीवाईक्यूज के बारे में बात करें तो भैया देखो कितना सिंपल सवाल है कि भैया कैपिटल मार्केट्स में कौन कौन से आपके टूल्स ये इंक्लूड किए जाते हैं, कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं जो कि कैपिटल मार्केट में इंक्लूड की जाएंगी, राइट। तो कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जरा बताइए इसका आंसर वहां पर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए, राइट। एग्रीकल्चर में देखिए तो भैया 2024 में इस तरीके का सवाल पूछा गया था, डाउन टू अर्थ में ही एक आर्टिकल था उससे पहले, राइट, जहां पर नाइगर के बारे में यहां पर बात की गई थी, कि इनके सीड्स के बारे में बात की गई थी, इनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको वहां पर हाईलाइट किया गया था कि भैया ट्राइबल लोगों के द्वारा इस पर्टिकुलर नाइगर सीड ऑयल को वहां पर यूज किया जाता है कुकिंग पर्पसेस के लिए, वहां पर सवाल पूछ लिया गया, राइट। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस प्रकार के भी सवाल वहां पर देखने को मिले हैं, राइट। उसके अलावा अगर मैं पब्लिक फाइनेंस की बात करूं तो भैया सरकार द्वारा जो सिक्योरिटीज यहां पर इशू की जाती हैं, जो सरकार के बॉन्ड्स हैं, वो जितनी भी सिक्योरिटीज है वो इंटरनल डेट का कितना कंपोनेंट है। तो अब ये चीज कहां से पता लगेगी, हमें पता लगेगी जब बजट का डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा, उसमें ये चीज मेंशन रहेगी, राइट। बजट का ये एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि हाँ बजट को भी आपको अच्छे से यहाँ पर कवर करना है, राइट। तो ये सारे के सारे सवाल दिखाने का ऑब्जेक्टिव मेरा बड़ा सिंपल सा यही है, अगेन आई विल रिपीट, कि जस्ट आपको एक आइडिया रहे कि जी हाँ ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस में आपको ये सभी चीज़ें कवर करनी है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, उसके बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत आवश्यक है। अपार्ट फ्रॉम दैट किस प्रकार से सरकार द्वारा यहाँ पर टैक्सेशन में चेंजेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि सिंस सरकार ने 2024-25 के बजट में, राइट, जो अभी पिछले साल बजट निकाला गया था 2024-25 के बजट में इंडेक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस लाए, तो सवाल बन सकता है ना, राइट। तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, इसलिए पब्लिक फाइनेंस फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सरकार बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस यहाँ पर लेके आ रहा है, टैक्सेशन में चेंजेस लेके आ रहा है, राइट। जो आपका एंजल टैक्स का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया, राइट। तो चेंजेस आ रहे हैं तो उस पर सवाल भी वहां पर बन सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंस यहाँ पर करंट अफेयर्स की हाईलाइट होती है कि पब्लिक फाइनेंस में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी अच्छे से यहाँ पर कवर करना है। वहीं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, जो मैंने इन्वेट्स का सवाल आपको वहां पर डाला था, बताया था कि भैया इन्वेट्स में सवाल यहाँ पर डालेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट दोनों से रिलेटेड सवाल यहाँ पर क्लब करके डाल दिया गया कि जो आपकी ये इन्वेट्स हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के तरीके से काम करते हैं, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए
पैसा रेस किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेस किया जा सके, सरकार के जो मोनेटाइजेशन के गोल्स हैं उनमें यहां पर काम किया जा सके, तो अगेन सवाल वहां पर पूछ लिया जाता है, राइट। तो वो तभी चीजें समझ में आ पाएंगी जब हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यहां पर यही था आपको बताने का कि ये सभी कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको कवर करना है, राइट। अब यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं कि भैया सोर्सेज क्या रहेंगे। तो एनसीईआरटीज मैं कहूंगा कि आप 10th और 11th की अगर आपने नहीं पढ़ी है ना, और आपको क्लैरिटी नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में उतना आपने नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है, मैं आपको एडवाइस करूंगा एक बार गो थ्रू कर लो 11th क्लास के एनसीईआरटी में। तो भैया इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से राइज हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, और उससे ना आपके बहुत सारे जो क्रॉस लिंकेजेस हैं वो बिल्ड होने शुरू होंगे कि अच्छा हाँ यार 47 के बाद सरकार ने ही मोस्टली हर एक सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री वहां पर खड़ी कर दी, राइट, जिसकी वजह से डेट वहां पर बढ़ता गया। 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता वहां पर पड़ गई, हमारा फॉरेक्स वहां पर खत्म हो गया। तो वो इंटरलिंकेजेस तभी क्रिएट हो पाएंगी जब आप ये सभी चीजें ऑलरेडी आपको पता रहेंगी, राइट। वही 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मनी एंड क्रेडिट जैसे चैप्टर्स वहां पर मिलेंगे, जहां पर बैंकिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां पर आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट किताबों की बात करें तो अगर आपने कोई कोर्स रेफर नहीं कर रहे, आपको खुद से वहां पर तैयारी करनी है, नितिन सिंघानिया एक अच्छी किताब है जिसमें आपको अच्छा कंटेंट वहां पर मिल जाएगा, अपडेटेड कंटेंट यहां पर मिल जाएगा, जिसको आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। इको सर्वे एंड बजट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इको सर्वे में बार बार हाईलाइट इसलिए करता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इको सर्वे से ना हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में पता लगता है। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि इको सर्वे से आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी भी पता लगेंगी कि जी हाँ सरकार करंटली पिछले एक साल में किस चीज के ऊपर उन्होंने काम किया, कौन कौन सी स्कीम्स थी जो कि रोल आउट की गई, स्कीम्स वाले सवाल वहां पर बन सकते हैं, राइट। सरकार का फोकस किस चीज पे है, कुछ टर्म्स वहां पर निकल के सामने आती है, वहां पर सवाल बन सकता है, राइट। तो इको सर्वे को ना होलिस्टिकली कवर करो, चैप्टर बाय चैप्टर कवर करो, थोड़ा समय लगाओ, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं अगर जिसने ऑलरेडी अगर वो फ्लो में हो ना अपनी तैयारी के कि पता है दिन के भैया 7 से 8 घंटे बैठना है, तो उसको एक चैप्टर पढ़ने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हैं, राइट। किसी भी एक सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपकी समरीज वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, एंड डेफिनेटली उस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग भी वहां पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इको सर्वे तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्लीज उस चीज को पढ़िए अच्छे से, सवाल आए या ना आए, बट फिर भी जो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको एक बेसिक एप्टीट्यूड चाहिए या जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको इको सर्वे से डेफिनेटली डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब इको सर्वे आएगा हम भी डिस्कस करेंगे, राइट, तो आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के केस में तो भैया जो मैगजीन है स्टडी IQ की भी आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार की जा रही है, एंड डेली इकोनॉमिक न्यूज आपकी वहां पर स्टडी IQ के चैनल पे लिया जाता है सेशन, राइट, तो आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हैं, आपके करंट अफेयर्स साथ के साथ कवर होते रहेंगे, राइट। उसके अलावा SIP प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, राइट। अगर आप नहीं चाहते इस पूरी प्रोसेस में उलझना और चाहते हैं कि भैया आपको डायरेक्टली एक गो टू सोर्स मिल जाए, तो आपके लिए ये भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ऑलराइट। ये थी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक सा एक रोड मैप, राइट। मैं यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल रहता है, कुछ लोगों के लिए नहीं रहता। बस मेरा ऑब्जेक्टिव ये था आज के सेशन का, एक बेसिक सा लेआउट बताया जा सके जिसके बेसिस पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर आइडेंटिफाई कर सके, जो कि बिल्कुल क्रूशियल है आपके लिए, जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगेन आई विल रिपीट, एक बार दोबारा से स्लाइड को देख लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप बिल्कुल इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैंकिंग भी काफी क्रूशियल यहाँ पर रहेगा, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर से भी सवाल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा पे डायरेक्टली सवाल आ गया था, भैया वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा भी सवाल हमें वहां पर देखने को मिलता है, राइट। फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिक सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इस चीज को स्किप कर ले रहे हैं ये सोच के कि नहीं भैया बहुत एडवांस में जाना पड़ेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो बिल्कुल आप इसको वहां पर हैंडल कर पाओगे। एग्रीकल्चर से कम सवाल है, राइट। अगर आपके पास समय है, आपने ऑलरेडी चीजें कवर कर ली, तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि छोड़िएगा मत, कवर जरूर कर लीजिएगा। यू नेवर नो सवाल कब किस तरीके से वहां पर पूछ लिया जाए, राइट। फिर वहीं पब्लिक फाइनेंस, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पर रहेगा आपके लिए पब्लिक फाइनेंस को पढ़ने के लिए, बट उससे पहले आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमें डेफिसिट्स के बारे में पता ही नहीं है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, राइट, और हम चले हैं पब्लिक फाइनेंस पढ़ने, केपेक्स क्या चीज होती है। तो बेसिक्स अगर रहेंगे, हमारे हाथ में रहेंगे, तो हम बजट को भी इजिली वहां पर समझ पाएंगे, राइट। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक मैं कह सकता हूँ कि चलो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, आप इसे कवर करना चाहते हैं कि नहीं, किस तरीके से आप कवर करना चाहते हैं। बट अगर आप करते हैं तो मैं एटलीस्ट यहाँ पर आपको कहूंगा कि करंट अफेयर्स के ऊपर एटलीस्ट यहाँ पर कवरेज रखिए, ठीक है जी। चलिए,
तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यूडेशन जरूर हासिल किया हो, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर सीखा हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।